और बिल्लू सब बढ़िया ना। चलिए शुरू करते हैं। तो आज पता है हम लोग वेव्स पढ़ चुके थे, टाइप्स ऑफ वेव्स भी पढ़ लिए। ठीक, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होता है पता है, मतलब एकदम एक शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं। चलिए एक चीज देख लेते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव का। लॉन्गिट्यूडिनल वेव का नाम में ही उसका शॉर्ट ट्रिक छुपा हुआ है। तो सर क्या शॉर्ट ट्रिक है, जल्दी बताइए। अरे रुक जाओ, सब्र करो, तुरंत बता रहे हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव और दूसरा हम लोग क्या पढ़ते हुआ, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में नाम में छुपा हुआ है लॉन्ग, मतलब सर अरे यार देखो लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है ना, जैसे कि पार्टिकल्स और एनर्जी का डायरेक्शन दोनों सेम हो, मतलब लॉन्ग ही लॉन्ग ही हो। कैसा हो, लॉन्ग ही लॉन्ग ही हो। बस पार्टिकल और एनर्जी का डायरेक्शन कैसा हो, सेम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है सर, ट्रांसवर्स वेव भी समझ लेते बुआ। देखो ट्रांसवर्स वेव में टी आता है। टी क्या होता है सर, टी मतलब टॉप। टी मतलब क्या होता है, टॉप। टॉप मीन्स टॉपी 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 टॉपी। सर ये क्या है, सुनो सुनो, जब पार्टिकल्स का वाइब्रेशन टॉपी टॉपी हो, मतलब जब पार्टिकल्स का वाइब्रेशन एनर्जी के ट्रांसफर के डायरेक्शन के राइट एंगल पे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव लॉन्गी लॉन्गी, ट्रांसवर्स वेव टॉपी टॉपी। बस क्लियर। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में एनर्जी और जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन है दोनों लॉन्गी लॉन्गी होता है, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। और ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है वो, टॉपी टॉपी, मतलब ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स का जो डायरेक्शन है, पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन है वो एनर्जी के ट्रांसफर के राइट एंगल पे होता है। बस क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो, आज है हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। सर रिलेशन, अरे यार टॉपिक पे और यार कहाँ तुम लोग भटक जाता है। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन, सर मेरा रिलेशन तो टूट गया। फिर फिजिक्स में रिलेशन यार। चलो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक, दैट इज रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। आज हम लोग सीखेंगे कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे तुम्हारे और उसके बीच में रिलेशन है वैसा ही कुछ। हाँ चलो शुरू करते हैं। तो देखो एकदम सिंपल है। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक सर, ये कैसे आया थोड़ा बताइए। चलिए इसको डिराइव भी कर लेते हैं। मान लेते हैं कि मान लीजिए कि इन टी सेकेंड एक वेव बनता है, एक वेव फॉर्म होता है। हम क्या मान लेते हैं कि टी सेकेंड में एक वेव फॉर्म होता है। टी सेकेंड मतलब एक वेव को बनने में टी सेकेंड लगता है, तो एक सेकेंड में कितना लगेगा, 1 अपॉन टी। यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। इन टी सेकेंड 1 वेव, तो इन 1 सेकेंड 1 अपॉन टी। चलिए इसको लिखते हैं, इन टी सेकेंड 1 वेव, तो इन 1 सेकेंड दैट इज 1 अपॉन टी। ठीक, और हम लोग ये पढ़ चुके हैं बुआ कि एक सेकेंड में जो वेव कंप्लीट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। पढ़े थे ना पिछले क्लास में कि फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, है कि नहीं। तो एक सेकेंड में कितना वेव बन रहा है, 1 अपॉन टी। तो एक सेकेंड में जितना वेव बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इसी चीज को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी से। तो यहां से आ गया अपना फ्रीक्वेंसी जो होता है वो इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए थोड़ा। चलिए ठीक, आगे बढ़े। इस पे क्वेश्चन ले क्या, बन जाएगा। सर क्वेश्चन से डर लगता है। अरे यार क्या ही डरता है भाई, हम है ना। चल देखो क्वेश्चन देखो। मान लेते हैं कि टाइम पीरियड है, मान लीजिए 2 सेकेंड, ठीक है। तो पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा। हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम में क्या रिलेशन है,
फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 अपॉन टी, तो यहां से आपका आ जाएगा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 0.5 हर्ट्ज। ये लिखना नहीं भूलना है, यूनिट तो ध्यान में रखना ही है। आया समझ में? चलिए ठीक है। अच्छा सर मान लीजिए कि टी, मान लीजिए कि आ गया अपना, मान लीजिए कि टी आ गया मिनट में आ गया, ठीक, टी मान लीजिए आ गया 3 मिनट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टी को SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा सर, 3 मिनट है तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 3 मिनट में 3 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू 180 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फिर से रिलेशन F इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन टी, F इक्वल टू होता है 1 अपॉन टी, तो यहां से आ जाएगा अपना F इक्वल टू 1 अपॉन 180, बस इतना हर्ट्ज हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, हमको पता है तुम लोग मैथ में ऐसे एक्सपर्ट है, क्या बात कर रहा है, ठीक। चलो आगे बढ़े, तो इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए थोड़ा पॉज लेके। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट रिलेशन के बारे में। जैसे अपना एक रिलेशन होता है, फिर ब्रेकअप हो जाता है, फिर दूसरा रिलेशन बनाते हैं। अरे यार तुम लोग कहाँ भड़क जाता है ना भाई, तुम फिजिक्स पे आओ ना। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला रिलेशन है हुआ रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन है। हमको ये पता है कि वेवलेंथ मतलब क्या, कि डिस्टेंस कवर्ड इन कंप्लीटिंग वन वेव, उसी को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड दैट इज फ्रीक्वेंसी। चलिए समझते हैं। अच्छा आपको इसी पता है, बचपन में पढ़ चुके होंगे, जब आप इतू सा होंगे तब पढ़े होंगे कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे यार ये तो सबको पता होता है कि नहीं। चलिए तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, लिखते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और हम ये जानते हैं कि वेवलेंथ को जो डिस्टेंस कवर्ड होता है वही तो वेवलेंथ है, पढ़े हैं ना पिछले क्लास में कि डिस्टेंस कवर्ड दैट इज इक्वल टू वेवलेंथ। तो हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड को वेवलेंथ से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक। या लिखेंगे वेवलेंथ। यदि यहां पे हम वेवलेंथ लिखे हैं तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, वेव स्पीड लिख सकते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे, वेव स्पीड, और यहां पे टाइम दिया ही हुआ है, तो वेव स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया, वेवलेंथ अपॉन टाइम, ठीक। और बाबू आपको ये पता होगा, एक चीज देखिए, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम और भी लिख सकते हैं वेवलेंथ यहां पे टाइम था, इसको क्या हम 1 अपॉन टी लिख सकते हैं, 1 अपॉन टी। हाँ क्यों नहीं लिख सकते हैं, वेवलेंथ इंटू 1, वेवलेंथ टी यहां आ गया तो वेवलेंथ बाय टाइम को क्या लिख सकते हैं, वेवलेंथ इंटू 1 अपॉन टी, ठीक, लिख सकते हैं ना, ठीक। अब एक चीज देखिए बुआ, क्या हम 1 अपॉन टी को फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस कर सकते हैं। अभी जस्ट पढ़े हैं कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन टी होता है ना, पढ़ा है तुम लोग यार, अभी मास्टर खुद पढ़ा है भाई। चल तो लिख सकते हैं कि वेवलेंथ को हम, और वेवलेंथ का सिंबल क्या होता है, कल पढ़े थे लैम्डा, अरे याद है ना, हाँ लैम्डा इंटू 1 अपॉन टी को क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी छोटा सा एफ, बस। तो वेव स्पीड क्या हो गया, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, यही इसका रिलेशन है। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या हुआ फिर से रिपीट कर लेते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं वेवलेंथ के फॉर्म में, वेव्स में है कि नहीं, ठीक। वेवलेंथ अपॉन टाइम, और 1 अपॉन टी को यहां से बाहर निकाल लिए, 1 अपॉन टी इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो वेवलेंथ को हम क्या लिखते हैं, लैम्डा लिखते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं ना, हाँ, इनटू फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, वेव स्पीड होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए थोड़ा जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है कि वेव स्पीड का जो SI यूनिट होगा ये क्या होगा बताइए। सर सिंपल है,
स्पीड है ना तो मीटर पर सेकंड होगा। वाह गजब मस्त। तो इसका जो एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट जो होगा इसका वो होगा अपना मीटर पर सेकंड। ठीक, लिख लीजिएगा। आगे बढ़े तो चलिए इरेज कर लेते हैं इसको। सर 2 दिन से 2 लेक्चर से आप वेब सी पढ़ा रहे हैं, हाँ समझ सकते हैं। सर साउंड कब शुरू करिएगा? शुरू कर रहे हैं, आपका हुक्म सराखों पे। जिसका मुझे था इंतजार, अरे किसका था? साउंड का इंतजार था ना। चलो शुरू कर देते हैं बस। तो साउंड होता क्या समझते हैं। एक चीज सुनो, पता है वो कहानी जो बिल्लू क्या था पिंकी से मिलने के लिए ट्रिप पे मून पे, याद है ना? हाँ, कितना बार वो बोला था। ओहो, समझ रहे हो ना? तब भी पिंकी नहीं सुन पाई थी। क्यों? क्योंकि वहां पे एयर नहीं था। तो क्या था वहां पे सर? वहां पे वैक्यूम था। वैक्यूम का मतलब कुछ नहीं था। मतलब साउंड को चलने के लिए कुछ ना कुछ तो मीडियम चाहिए। मतलब साउंड कैसा वेव है? साउंड एक मैकेनिकल वेव है। साउंड कैसा वेव है? मैकेनिकल वेव है। और साउंड का जो नेचर है वो लॉन्गिट्यूडनल है। कैसा है? लॉन्गिट्यूडनल। मतलब उसका जो पार्टिकल्स है, एयर का पार्टिकल्स या फिर लिक्विड का पार्टिकल्स या फिर सॉलिड का पार्टिकल्स जो उसके बीच में आता है वो वाइब्रेट करता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। आया समझ में? सर क्या सब बोल रहे हैं? अरे मतलब यही हुआ रे। सुनो देखो, मान लो यहाँ पे ए पॉइंट है, यहां से मान लो साउंड निकल रहा है, साउंड निकल रहा है, ठीक है। ये बी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे साउंड रिसीव हो रहा है, ठीक। अब मान के चलिए कि ए से साउंड निकल रहा है, अभी तक पहुंच रहा है। अब इसके बीच में जितने पार्टिकल्स होंगे, जितने ही पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे? देखिए पहले ए से बी तक एनर्जी जाएगा, मतलब साउंड का एनर्जी जाएगा। तो ए से बी तक जो एनर्जी जाएगा और जितने पार्टिकल्स हैं इसके बीच में वो भी इसी एनर्जी के डायरेक्शन में मूव करेंगे। मतलब टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, ऐसे ऐसे मूव करेंगे। लॉन्गी लॉन्गी, अरे यार पढ़ा था लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गी लॉन्गी, बस वही सिंपल। तो साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर एंड ए मैकेनिकल वेव। समझ में आ गया? चलिए ठीक, इस चीज को लिखते हैं। तो टॉपिक देंगे साउंड। चैप्टर का नाम ही साउंड है। आज हम साउंड शुरू कर रहे हैं। सह लेंगे थोड़ा, क्या हो जाएगा, सह लीजिएगा ना। चलिए ठीक। तो क्या लिख सकते हैं वो कि साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। इट मीन्स कि जो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स है वो एनर्जी ट्रांसफर के डायरेक्शन में मूव करता है। इतना तो क्लियर हो गया होगा अब तक, ठीक। दूसरा क्या लिख सकते हैं वो कि साउंड इज ए मैकेनिकल वेव। साउंड इज ए मैकेनिकल वेव। मतलब सर, अरे मैकेनिकल एम फॉर मीडियम चाहिए कि साउंड को चलने के लिए क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए। सर मीडियम क्या होता है? अरे मीडियम बोले तो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ये मार्कर क्या है? सॉलिड है। ये बोर्ड क्या है? सॉलिड है। पानी, अंकल जी पानी पिला दीजिए, वही पानी। वो पानी क्या है? लिक्विड है। फिर एयर क्या है? गैस है। तो ये सब क्या है? मीडियम है जिसके थ्रू साउंड चलता है। तो साउंड इज ए मैकेनिकल वेव। साउंड इज ए मैकेनिकल wave. It means it needs a medium to travel. It means it needs a medium that is, क्या है सर मीडियम? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस भी तो हो सकता है ना, टू ट्रेवल। बस कोई दिक्कत कि साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है और साउंड कैसा वेव है? एक मैकेनिकल वेव है। तो हम बोल सकते हैं कि साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा सर, साउंड निकलता कैसे ये बताइए। साउंड कैसे निकलता है? सुनो, जब कोई दो पार्टिकल्स
वाइब्रेट करते हैं या मतलब दो पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं, जैसे कि ये मार्कर है क्या, अभी देखो सुनो, जैसे ये दो दो मार्कर्स है, दो मार्कर्स है, क्या अभी कुछ साउंड साउंड सुनाई दे रहा है, देखो सुनो तो, नहीं, बट दोनों कोलाइड किया, कुछ साउंड सुनाई दिया ना, दोनों कोलाइड किया तो क्या हुआ, कोई साउंड सुनाई दिया। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं तो एक साउंड निकलता है, जैसे कि कोई मशीन, मान लीजिए कहीं फैक्ट्री चल रहा है, तो वहां भी जब दो मशीन का दो पार्ट्स कोलाइड करता होगा तो वहां से साउंड निकलता होगा, है कि नहीं। कार का जो हॉर्न है, तो कार के हॉर्न में भी दो दो पार्टिकल्स साथ में कोलाइड करते होंगे तो वहां से साउंड निकलता है। तो साउंड तभी प्रोड्यूस हो सकता है जब दो ऑब्जेक्ट साथ में कोलाइड करते हैं, तो क्लियर ना। ठीक, जब साउंड इज ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड टुगेदर, ठीक है, लिखिए कि साउंड कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड, साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड, सॉरी, साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड when two objects collide together। ठीक, बस क्लियर। साउंड क्या होता है, साउंड एक वेव है, एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है, ये तभी प्रोड्यूस होगा जब दो ऑब्जेक्ट साथ में कोलाइड करेंगे तब। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इरेज कर दे, हाँ, अच्छा एक कहानी सुना, एक स्टोरी सुनो। पता है क्या हुआ, एक बार बिल्लू के यार का शादी था, तो बोलता है कि आज मेरे यार की शादी है। तो क्या होता है ना, बिल्लू जाता है अपने यार की शादी में, ठीक है, तो वहां पे बिल्लू को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है कि यार मेरा दोस्त आया है, तो अपने दोस्त पे विश्वास होता है ना थोड़ा, तो क्या बोलता है ना, कि बोलते हैं क्या, उसका जो दोस्त होता है, जिसका शादी होता है, वो क्या बोलता है कि दोस्त सुनो, हमको तुम ही पर विश्वास है और किसी पर नहीं, जितना फायर क्रैकर्स है ना, जितना पटाखे हैं, तुम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको देते हैं, तुम क्या करो, हम कार में रहेंगे मस्त, तुम क्या करना, फोड़ते रहना मस्त, ठीक है ना, तुम भी आज तक तो फोड़ा नहीं हुआ पटाखा सब, रॉकेट सब, इसी बहाने एंजॉय ले लो। और अब बिल्लू का मौका मिला, बोला आज तो देंगे, उड़ा देंगे, पूरा धमाका कर देंगे सिटी में। ठीक, तो बिल्लू क्या करता है, जितना फायर क्रैकर से उसको उठा लेता है, ठीक है, और जाता है फोड़ने के लिए, उसमें स्काई शॉट भी रहता है। स्काई शॉट नहीं समझता है, अरे गरीब आदमी सब यार, स्काई शॉट मतलब, जैसे स्काई शॉट में क्या होता है ना कि तुम रख दो उसको, उसमें आग लगाओ, ऊपर जाता है, ब्लास्ट करता है, मस्त पैटर्न बनता है, वही तो है स्काई शॉट। सर इंग्लिश नहीं पता, अरे समझ गया, हाँ चलो ठीक। तो क्या करता है बिल्लू, एक स्काई शॉट निकालता है और उसको फोड़ता है। तो ऑब्जर्व करता है कि क्या हो रहा है, कि स्काई शॉट जब ऊपर जाके फूटता है तो देखता है कि पहले उसको स्काई शॉट का पैटर्न दिख रहा है, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, येलो कलर का, ब्लू कलर का, सब दिख रहा है, लेकिन साउंड बाद में आ रहा है। वो चौंक गया, यार फुट पहले, मतलब लाइट पहले निकल रहा है और आवाज मतलब साउंड बाद में आ रहा है। भाई साहब बोला, यार इस पटाखा में गड़बड़ी है, ये ब्रांड का नहीं है, मतलब इसमें वोकाल नहीं है कुछ, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। वो आया अपने दोस्त के पास, बोलता है दोस्त तुम कहाँ से लिया पटाखा रे, इसमें पहले लाइट निकलता है तब साउंड आता है, दोनों साथ में आ ही नहीं रहा है। बोला तुम फिजिक्स पढ़ा है सर से, जो राइजा पे पढ़ाते हैं, जाके पढ़ के देखो एक बार। बोला क्या हुआ सो, जाओ ना पढ़ के तो देखो। सुनो, तो इसके पीछे एक लॉजिक क्या है समझते हैं। देखो, जब फायर क्रैकर्स फूटता है तो उसमें से लाइट और साउंड दोनों निकलता है, तो पता है हीट भी निकलता है लेकिन लाइट साउंड भी निकलता है, ठीक। तो क्या होता है कि लाइट का स्पीड साउंड के कंपैरिजन में, साउंड के स्पीड के कंपैरिजन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। सर कितना ज्यादा है, अरे देखो लाइट का स्पीड होता है आपका, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब लाइट एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है। बाप रे, समझ में आया, खतरनाक लाइट का स्पीड। इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या लिख सकते हैं कि इसका स्पीड होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बस सर साउंड का स्पीड कितना होता है, देखो इतना फास्ट है, लाइट के कंपैरिजन में साउंड कुछ नहीं है, एकदम फुद्दू है, फुद्दू। क्या है सर, क्या फुद्दू बताइए फिर से। स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो, स्पीड ऑफ जो साउंड
नॉर्मली होता है 344 मीटर पर सेकेंड। देख कितना गुना, कितना टाइम्स का अंतर है, कितना गुना अंतर है, देख रहा है तो। साउंड 344 और लाइट कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट बोलता है, लाइट एकदम सुई ऐसे आता है, और साउंड बोलता है अरे चलो आराम आराम से, कोई दिक्कत है क्या। साउंड है पैसेंजर ट्रेन, और ये क्या है लाइट क्या है शताब्दी एक्सप्रेस। समझ में आ गया। पहले लाइट आता है, फिर इसलिए साउंड बाद में आता है। साउंड का लाइट का स्पीड ज्यादा है इसलिए वो पहले पहुंच जाता है, साउंड का स्पीड कम है इसलिए वो बाद में आता है। इसलिए बिल्लू को जो फायर क्रैकर्स का आवाज बाद में इसलिए सुनाई दे रहा था क्योंकि साउंड का स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा स्लो है इन कंपेरिजन टू, एक्सट्रीमली स्लो इन कंपेरिजन टू स्पीड ऑफ लाइट। बस क्लियर, कोई दिक्कत बताओ। ठीक, एक और ऑब्जर्वेशन तुम लोग किया होगा, रेनी सीजन में क्या होता है, तब जब थंडरिंग लाइटनिंग दोनों साथ में होता है, मतलब बादल भी गरज रहा है और लाइटनिंग भी हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा विंडो सब लगा देते हैं, डर होता रहता है, बोलते हैं मोबाइल वोबाइल ऑफ कर दो रे, क्या एरोप्लेन मोड ऑन कर दो, ये कर दो वो कर दो, ऐसे करते हैं ना। उसमें क्या होता है सुनिए, जब लाइटनिंग होता है लाइट का स्पीड फास्ट है तो पहले हमको दिख जाता है, लेकिन जब थंडरिंग होता है लाइटनिंग के जस्ट बाद थंडरिंग हमको सुना देता है। क्यों? क्योंकि दोनों लेकिन साथ में ही होता है, लेकिन हमारे तक पहुंचने में, हमारे कानों तक पहुंचने में, हमारे आंख तक पहुंचने में क्या होता है, लाइट जल्दी पहुंच जाता है, लाइट को हम तुरंत देख लेते हैं क्योंकि लाइट का स्पीड बहुत 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 ज्यादा है। लेकिन साउंड का स्पीड क्या है, बहुत 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 स्लो है, बहुत फुद्दू है। बस क्लियर ना। थंडरिंग इसलिए बाद में सुना देता है और लाइटनिंग पहले दिखता है। ठीक, तो लिखिएगा कि, अच्छा इसको लिख सकते हैं ना, हाँ ये लिख लीजिए, फिर लिखिएगा कि दैट्स वाई ड्यूरिंग लाइटनिंग that's why during lightning and thundering लिखिएगा, during lightning and thundering sound is heard after few seconds of lightning। क्योंकि साउंड का स्पीड कम है और लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा है, इसलिए क्या होता है कि ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरिंग साउंड इज हर्ड आफ्टर फ्यू सेकेंड ऑफ लाइटनिंग के कुछ सेकेंड्स के बाद साउंड का स्पीड आता है। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़े, तो नोट कर लीजिए इसको, चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्पीड ऑफ द साउंड, कि साउंड का स्पीड क्या है। सर अभी तो बताएं आप, साउंड का स्पीड 344 मीटर पर सेकंड है, यानी 344 मीटर पर सेकंड है। देखिए साउंड का स्पीड डिपेंड करता है मीडियम पे, मतलब साउंड का स्पीड सॉलिड में अलग होगा, लिक्विड में अलग होगा, गैस में अलग होगा। वो जैसे जैसे आप लोग पढ़े होंगे लाइट के बारे में कि लाइट का स्पीड भी क्या होता है बुआ, कि लाइट का स्पीड वैक्यूम में अलग होता है, फिर जब यहाँ अर्थ पे आता है, एयर में आता है तो वहां पे स्पीड अलग हो जाता है, जब वाटर में ट्रेवल करता है तो अलग होता है, मतलब लिक्विड में। जब सॉलिड में आता है तो उसका स्पीड 0 हो जाता है क्योंकि सॉलिड को पार कर ही नहीं पाता है ना। मान लो कोई आयरन आ गया, कोई वुड आ गया, तो क्या उसको पार कर पाएगा बुआ? तो सॉलिड में लाइट का स्पीड क्या होता है, बहुत स्लो हो जाता है। क्लियर ना। ठीक, बट इसका एकदम उल्टा है साउंड में क्या होता है, जैसे देखो लाइट में क्या होता है, पहले वैक्यूम में सबसे ज्यादा, फिर एयर में उससे कम, लिक्विड में उससे कम, और सॉलिड में सबसे कम। इसका उल्टा क्या है साउंड में क्या होता है, सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है स्पीड, फिर से उससे कम लिक्विड में, और उससे कम एयर में, और वैक्यूम में कुछ नहीं, 0। और वही सेम क्या हो रहा है लाइट में, क्या हो रहा है, लाइट में जो स्पीड है वैक्यूम में वो ज्यादा है, एकदम सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करता है। ठीक, अभी हम लोग साउंड पढ़ रहे हैं, अभी साउंड पे डिस्कस करते हैं। लिखते हैं टॉपिक स्पीड ऑफ द साउंड। देखिए साउंड का जो स्पीड होता है ना, वो सॉलिड में सबसे ज्यादा, और लिक्विड में उससे कम, और गैस में उससे कम होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज ग्रेटर देन इन लिक्विड
इज ग्रेटर देन इन गैस। ठीक, पता है इसका एक एक्सपेरिमेंट या फिर ऐसा एक फिनोमेना तुम ऑब्जर्व किया होगा अपने लाइफ स्टाइल में। जैसे कि तुम मान लो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे तुम खड़ा है, मान लो कोई दिल्ली जंक्शन है या फिर आगरा जंक्शन, कहीं भी तुम खड़े हो, तो देखिएगा वहां पे क्या होता है कि कोई ट्रेन मान लो आ रहा था, हम क्या करते हैं ना, प्लेटफॉर्म पे ऐसे हुलक बुलक करते हैं, अरे ट्रेन आ रहा है कि नहीं, अरे ट्रेन आ रहा है कि नहीं, ऐसे देखते रहते हैं, देखते हैं ना। फिर देखता है तो झूठ बोल रहा है, देखते हैं, हाँ। देखिएगा उसमें क्या होता है कि गाड़ी मतलब कि ट्रेन जो आ रहा है, ट्रेन के आने से पहले क्या होता है, ट्रैक से कुछ साउंड सुनाई देता है, ट्रैक वाइब्रेट करता रहता है, कुछ उससे साउंड निकलता रहता है, हम उससे सुन पाते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखो जैसे मान लो ट्रेन चल रहा है, ठीक है, ट्रेन चल रहा है, ठीक। अब क्या है कि ट्रेन चल रहा है तो जो उसका जो व्हील्स है, ट्रेन का जो व्हील्स है वो भी तो ट्रैक पे चल रहा है ना, तो उससे क्या हो रहा है कि सॉलिड में वाइब्रेशन हो रहा है, तो सॉलिड के थ्रू साउंड जल्दी आ रहा है मेरे पास, ठीक। जबकि जो एयर से जो साउंड आएगा वो एकदम स्लोली 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 आएगा, समझ रहे हो। इसलिए हमको ट्रैक पर जो साउंड है वो इजीली जल्दी फास्ट में सुनाई दे पाता है, उससे इन कंपैरिजन टू ऐसे सुनाई देने से, समझ में आया। इसलिए ट्रैक से थोड़ा थोड़ा आवाज आता रहता है। या फिर एक काम कर सकते हो कि ट्रैक में कान लगा के देखना, ऐसे कान लगाना ना, तो देखना कि साउंड मतलब कि ट्रेन आ रही है कि नहीं, ट्रेन आ रही है। अब ये नहीं, ये मत कर लेना कि कान लगाए हुए हैं और ट्रेन आया चल गया, पता चला कि कल तुम, समझ रहे हो ना, अरे छोड़ो। तो क्या होता है कि स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में ज्यादा ज्यादा है इन कंपैरिजन टू लिक्विड, इन कंपैरिजन टू गैस, ठीक। सर आप तो ये बता दिए सॉलिड में ज्यादा है, फिर लिक्विड में कम, गैस में कम है, कितना वो तो समझ लीजिए। एक एक तुम अप्रोक्स मान सकता है कि सॉलिड में जो साउंड का स्पीड होता है वो होता है 5000 या 6000, मान लीजिए 6000 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और लिक्विड में बोला जाए तो लिक्विड में मतलब कि वाटर में मान सकते हैं आप, वाटर में आप मान सकते हैं कि 1530 यानी 1530 मीटर पर सेकेंड, इतना आप अप्रोक्स ले सकते हैं, मतलब इतना ही होता ही है। और गैस में, एयर में होता है आपका 344 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे क्लियरली दिख रहा है बुआ कि सॉलिड में 6000 है, लिक्विड में 1530 यानी 1530 है, और गैस में कितना है, एयर में 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक। कोई दिक्कत क्लियर, चलिए। और एक चीज और बता दे बुआ कि जैसे कि क्या होता है ना कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है वैसे वैसे साउंड का स्पीड भी इंक्रीज करता है। मतलब सर, मतलब साउंड का स्पीड डिपेंड करता है दो चीज पे, एक तो मीडियम पे, मीडियम समझ में आ रहा है, सॉलिड मीडियम है, लिक्विड मीडियम है, गैस मीडियम है, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है साउंड का स्पीड, ऐसे ही दिख गया। और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, कैसे, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे साउंड का जो स्पीड है वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसलिए गर्मी मतलब समर सीजन में क्या होगा, तुमको जल्दी आराम से तुरंत सुनाई देगा साउंड। लेकिन विंटर में क्या होता है, तुम कंबल में सोए हो, मम्मी आवाज दे रही है, बाबू बाबू उठ जाओ ना रे, स्कूल का टाइम हो गया, तुम उठेगा ही नहीं, क्योंकि साउंड का स्पीड कम आता है। तो आज से क्या करना, मम्मी यदि बोले ना कि अरे तुमको तभी से उठा रहे, तुम उठ क्यों नहीं रहा है, अब मान लो विंटर का सीजन है, तो बोलना क्या, मम्मी साउंड तुम्हारा स्लो आ रहा है, इसलिए विंटर में क्या होता है ना कि साउंड का स्पीड घट जाता है, इसलिए हम सुनिए नहीं पाए, साउंड इतना धीरे हम सुनिए नहीं पाए, समझ में आया, ऐसे बोल देना बस। ऐसे मत करना, मावा खा देगा बेलना से बस। चलो तो नोट करिएगा इसको कि स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज ग्रेटर देन इन लिक्विड, इन ग्रेटर देन इन गैस। और ये लिख सकते हैं अगला पॉइंट नोट करके कि स्पीड ऑफ द साउंड, स्पीड ऑफ द साउंड depends on two thing, that is first क्या है अपना मीडियम, वो तो क्लियरली दिख रहा है ऊपर, मीडियम, और दूसरा है टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे साउंड का स्पीड भी इंक्रीज करेगा, ठीक। मतलब ऐसे लिख सकते हैं आप कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इससे क्या होगा कि स्पीड ऑफ द साउंड भी इंक्रीज कर जाएगा, बस ठीक है, इसको लिख लीजिए, नोट करिए तो इसको। अब एक चीज नॉलेज के लिए रख सकते हैं पास में कि जैसे कि साउंड का स्पीड जो होता है, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस
इन एयर और स्पीड ऑफ साउंड एट 22 डिग्री सेल्सियस इन एयर। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, सुनो। साउंड का जो स्पीड है 0 पे या फिर 22 पे, किस पे ज्यादा होगा? 0 पे ज्यादा होगा या फिर 22 पे ज्यादा होगा? चलिए रिप्लाई करो तो क्या होता है, देखो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, 0 से 22 इंक्रीज किया टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा, स्पीड भी इंक्रीज करेगा। तो साउंड का स्पीड जो एयर में 22 पे होता है वो होता है 344 मीटर पर सेकेंड, और 0 पे जो होता है वो होता है आपका 320 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स। ठीक, तो इसको लिखेंगे, लिख लेते हैं इस चीज को कि स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 320 मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड ऑफ साउंड एट 22 डिग्री सेल्सियस इज 344 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज किया है यहाँ पे तो स्पीड भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बस नोट कर लीजिए इस चीज को। अरे सॉरी, एक मिनट रुक जाओ। 320 में 331 होता है, सॉरी 331 होता है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, सॉरी। स्पीड ऑफ साउंड एट जेडीसी होता है आपका 331 मीटर पर सेकेंड। हाँ बस, तब भी इंक्रीज कर ही रहा है, 0 से 22 गया तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो स्पीड भी इंक्रीज हुआ है। ठीक, इसको लिख लीजिए। चलिए इरेज कर लेते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ लिए, स्पीड ऑफ साउंड का स्पीड दो चीज पर डिपेंड करता है, दैट इज मीडियम। तो साउंड का स्पीड दो चीज पर डिपेंड करता है, दैट इज एक है मीडियम और एक है टेम्परेचर। हाँ, मीडियम पे कैसे, सॉलिड पे साउंड का स्पीड ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लिक्विड पे और ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू गैस। मतलब सॉलिड में फास्टेस्ट ट्रैवल करता है साउंड, उससे स्लो लिक्विड में और उससे स्लो गैस में ट्रैवल करता है। समझ में आ गया? ठीक, दूसरा क्या पढ़े कि जैसे 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 टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे साउंड का स्पीड भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सोनिक बूम। एनसीईआरटी में एक आपका एक येलो कलर से एक टॉपिक दिया हुआ है येलो बॉक्स में, दैट इज सोनिक बूम। समझते हैं ये क्या होता है सोनिक बूम? मिटा दे इसको। चलिए, तो टॉपिक दीजिएगा मेरे साथ, सोनिक बूम। सर ये क्या होता है सोनिक बूम? भाई साहब क्या नाम है, सोनिक बूम। चलिए समझते हैं। जब क्या हो, किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड, कोई ऑब्जेक्ट मान लो चल रहा है, उसका स्पीड यदि साउंड के स्पीड से ज्यादा हो जाए, यदि किसी ऑब्जेक्ट का चलने का स्पीड साउंड के स्पीड के चलने से ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, वो एक साउंड रिलीज करता है। उस साउंड को हम बोलते हैं सुपरसोनिक साउंड। क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक साउंड। फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखिए, जब किसी ऑब्जेक्ट के चलने का स्पीड या फिर उड़ने का स्पीड, कोई भी स्पीड जब साउंड के स्पीड से ज्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, सुपरसोनिक साउंड। क्या बोलेंगे? सुपरसोनिक साउंड। ठीक, अब होता क्या है ना, जब सुपरसोनिक साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसमें से कुछ शॉक वेव्स निकलता है। सर ये शॉक वेव्स क्या होता है? देखिए, जब सुपरसोनिक साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसमें से कुछ वेव्स निकलते हैं, ठीक, ऐसा शॉकिंग टाइप, तो उसको क्या बोलते हैं, शॉक वेव्स बोलते हैं। ठीक है सर, ये क्या होता क्या? देखिए, इस शॉक वेव से क्या हो सकता है, मान लीजिए कि ये शॉक वेव्स किसी ग्लास से इंटरेक्ट कर गया। ग्लास मतलब शीशा, विंडो का ग्लास है, तो क्या होता है, विंडो का ग्लास शटर कर सकता है, मतलब फूट सकता है, गिर सकता है। समझ रहे हो? या फिर क्या हो, मान लो किसी बिल्डिंग से इंटरेक्ट कर गया तो बिल्डिंग को डैमेज पहुंचा सकता है। इतना खतरनाक होता है मतलब शॉक इफेक्ट, शॉक वेव्स इतना खतरनाक होता है कि किसी ग्लास को, किसी बिल्डिंग को डैमेज कर सकता है, किसी कंस्ट्रक्शन को डैमेज कर सकता है। समझ रहे हो? तो क्या लिखेगा, सुपरसोनिक, पहले सोनिक बूम, पहले उसका लिखेगा सुपरसोनिक साउंड, कि जब व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड, जब कोई ऑब्जेक्ट साउंड के स्पीड से फास्ट ट्रेवल करता है तो इसमें से एक साउंड रिलीज होता है, जिस साउंड को हम क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक साउंड।
when object travels faster than the speed of the sound, that speed is called supersonic speed, या फिर सुपरसोनिक साउंड भी आप इसको बोल सकते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड, दैट स्पीड इज कॉल्ड सुपरसोनिक स्पीड। और जी इस स्पीड से जो भी साउंड निकल रहा है उसको क्या बोलेंगे? सुपरसोनिक साउंड बोलेंगे, ठीक। अब इस साउंड में इतना एनर्जी होता है ना बुआ, इट कंटेन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत सारा एनर्जी निकल रखता है, जिसमें से उससे क्या होता है, कुछ शॉक वेव्स निकलता है, शॉक वेव्स को प्रोड्यूस करता है, उस वेव से ग्लास बिल्डिंग सेटल कर सकता है, मतलब टूट सकता है, कंस्ट्रक्शन, मतलब समझ रहे हो कितना खतरनाक हो सर। ये होता किस में है? देखो जैसे कि कोई जेट उड़ रहा है, एकदम उससे कितना खतरनाक साउंड आता है, जैसे मान लो तुम घर में बैठे हुए हो, तब भी तुमको समझ में आ जाए कि हाँ कहीं पे जेट फ्लाई कर रहा है, कहीं पे एयर जेट जा रहा है, होता है ना। या फिर मान लो कहीं पे बुलेट का फायरिंग होता है, तो वहां से इतना खतरनाक साउंड रिलीज होता है, इतना स्पीड में साउंड रिलीज होता है, जो हम मतलब कहीं भी बैठे हुए वहां से सुन सकते हैं, मतलब एट नियरेस्ट। अब कहीं भी मतलब ये नहीं कि दिल्ली में हो रहा है तो हम अमेरिका से सुन लेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब नियरेस्ट में तुम सुन सकता है, समझ रहे हो, ठीक। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, it produces a large amount of energy, a large amount of energy, that carry shock waves, ठीक, जो शॉक वेव्स को कैरी करता है, और यही शॉक वेव्स को हम क्या बोलते हैं? सोनिक बूम। क्या बोलते हैं? सोनिक बूम, सॉरी, ठीक हो गया इतना। अब देखिए इससे क्या हो सकता है बता दिए, ग्लास और बिल्डिंग डैमेज हो सकता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए मस्त मजा करिएगा, पढ़ते रहिएगा, बाय बाय, ठीक है।